कहानी की शुरुआत में हमें योसी गिन्सबर्ग नाम के एक युवक से मिलवाया जाता है। योसी एक अमेरिकन सोल्जर है जिसे ट्रैवलिंग और एडवेंचर का बेहद शौक है। वह पहले भी कई खतरनाक जगहों पर जा चुका है और मुश्किल हालात में सरवाइव करना अच्छी तरह जानता है। बचपन से उसका एक सपना रहा है अमेज़न के घने जंगल में जाना और वहाँ असली एडवेंचर का अनुभव करना। अमेज़न जहाँ इंसान का नामो निशान भी मुश्किल से मिलता है। जंगल की तरफ जाने से पहले योसी एक छोटे से गांव में पहुंचता है जहां से टूरिस्ट बोट के जरिए अमेज़न के अंदर जाते हैं। वहां पहले से कई टूरिस्ट मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग बोट में बैठ जाते हैं और बोट चलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से एक आदमी उन्हें रुकने का इशारा करता है। वह भी इसी सफर पर जाने वाला था, लेकिन थोड़ी देर हो जाने की वजह से बोट मिस कर देता है। योसी बोट रुकवाता है और उस आदमी को भी अपने साथ ले लेता है। यही छोटी सी मदद दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत बन जाती है। उस आदमी का नाम प्रोफेसर मार्कस स्टम है, जो पेशे से एक टीचर है और उसे भी ट्रैवलिंग का उतना ही शौक है। दोनों की सोच काफी मिलती जुलती थी, इसलिए थोड़े ही समय में उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही देर में बोट उन्हें बोलिविया के पास एक आइलैंड पर पहुंचा देती है, जहां से उनका असली जंगल का सफर शुरू होने वाला था। आइलैंड पर पहले से कई टूरिस्ट मौजूद थे जो जंगल में अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। योसी और मार्कस का प्लान था कि वे अमेज़न के जंगल में सरवाइव करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे, इसलिए उन्होंने तय किया कि पास के एक छोटे से विलेज में कुछ दिन रुककर तैयारी करेंगे। इसी विलेज में मार्कस का एक दोस्त रहता था, केविन गेल। मार्कस योसी को केविन से मिलवाता है। केविन एक अमेरिकन फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर है और वह लगभग पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका है। जंगलों में उसका आना जाना लगा रहता है। जल्द ही इन तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि तीनों ही एडवेंचर और खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करने के शौकीन थे। अगली सुबह योसी अकेले ही विलेज में घूम रहा था कि तभी पीछे से एक अनजान आदमी उसे नाम लेकर पुकारता है। योसी चौंक जाता है। इस आदमी को उसका नाम कैसे पता? उस आदमी का नाम कार्ल रूपरेचर था। वह योसी से पूछता है, क्या तुम अमेज़न के जंगल में जाना चाहते हो? मुझे पता है तुम वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित हो। फिर कार्ल बताता है कि जंगल के गहरे हिस्से में एक इंडियन कबीला रहता है जिसका बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं हुआ। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वह वहां तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकता है। कार्ल योसी को आदिवासियों के साथ अपनी एक तस्वीर भी दिखाता है। तस्वीर देखकर योसी को उस पर भरोसा हो जाता है। किसी अनजाने कबीले से मिलने का ख्याल ही उसे रोमांच से भर देता है। उसे जंगली जनजातियों के बारे में जानना हमेशा से पसंद था, मगर वह यह नहीं सोचता कि यह आदमी असल में कौन है और बिना वजह उसकी मदद क्यों करना चाहता है। उत्साह में आकर योसी तुरंत कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लेता है। घर लौटकर योसी यह सारी बात मार्कस और केविन को बताता है। वह बेहद एक्साइटेड था। वह कहता है कि अगर हम कार्ल के साथ जाएं तो हम उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें दुनिया के किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। मार्कस तुरंत जवाब देता है, क्या तुम पागल हो? तुम किसी अनजान आदमी पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हो? अगर उस कबीले को किसी इंसान ने नहीं देखा तो कार्ल वहां क्या कर रहा था? उसने उनके साथ फोटो कैसे खिंचवाई? योसी उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि कार्ल जंगल में सोना ढूंढने जाता है। वहां एक नदी है जिसमें काफी सोना मिलता है। अगर वे वहां गए तो लौटते समय उनके पास भी सोना हो सकता है और वे बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन केविन और मार्कस को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। तब योसी कहता है, कल तुम दोनों खुद कार्ल से मिल लो। अगर तुम्हें उस पर जरा सा भी शक लगे तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अगली सुबह तीनों कार्ल से मिलने जाते हैं। इस बार कार्ल अपने साथ जंगल का एक मैप भी लाया था। वह उन्हें बताता है कि जिस इंडियन कबीले की वह बात कर रहा है वह अमेज़न के घने जंगलों के बीच अपोलो नाम की जगह पर रहता है। वहां तक पहुंचने में करीब 4-5 दिन लगेंगे। सफर की शुरुआत उन्हें एक छोटे प्लेन से करनी होगी। कार्ल जंगल के रास्तों, नदियों और वहां के खतरों के बारे में इतनी डिटेल में बताता है कि धीरे धीरे केविन और मार्कस को भी उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। आखिरकार चारों लोग इस खतरनाक सफर के लिए तैयार हो जाते हैं, उस कबीले से मिलने के लिए जिसे शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा। सफर लंबा और मुश्किल था, इसलिए निकलने से पहले वे पूरी तैयारी करते हैं। जाने से ठीक पहले योसी, केविन और मार्कस एक दुकान में खड़े होकर जंगल का मैप ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कार्ल भी वहां आ जाता है। वह तीनों को जंगल में सरवाइव करने की एक खास टिप देता है। वह कहता है, जंगल में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त नदी होती है। नदी के साथ चलते रहो, वह किसी न किसी जगह तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचा देती है। अगली सुबह पूरा ग्रुप एक छोटे प्लेन में बैठकर सफर शुरू करता है। प्लेन से उतरते ही उनके सामने था घना हरा भरा लेकिन खौफनाक अमेज़न जंगल। चारों धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी देर तक पैदल चलने के बाद सब बुरी तरह थक जाते हैं, इसलिए वहीं एक छोटा सा कैंप लगाकर आराम करने बैठ जाते हैं। कार्ल उन्हें बताता है
कि जिस कबीले से वे मिलने जा रहे हैं, दिखने में वे लोग भले ही पत्थर युग जैसे लगें, लेकिन असल में वे बहुत स्मार्ट और ताकतवर होते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते हैं। थकान की वजह से सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात के बीच अचानक मार्कस चीखते हुए उठ बैठता है। उसे लगता है किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया है। सब घबरा जाते हैं। कार्ल टॉर्च जलाता है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक बड़ी बटरफ्लाई थी। अच्छी बात यह थी कि वह खतरनाक नहीं थी। सुबह होते ही सब दोबारा सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में योसी और केविन रात वाली बात को लेकर मार्कस का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वह एक बटरफ्लाई से डर गया था, लेकिन उनका मजाक ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बावजूद वे रुकते नहीं और चलते रहते हैं, क्योंकि अगर वे वहीं रुक जाते तो शायद बीमार पड़ सकते थे। काफी देर बाद जब बारिश थमती है तो वे रुककर आग जलाते हैं और अपने गीले कपड़े सुखाते हैं। इस खतरनाक जंगल में कार्ल अपनी सर्वाइवल नॉलेज से सभी को जिंदा रहने के तरीके सिखा रहा था। तभी अचानक जंगल के अंदर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाजें सुनकर सबको लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आसपास है। वे भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सामने जो आता है वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक लोकल आदमी होता है जो अपनी गाय लेकर गांव की तरफ जा रहा था। वह उन्हें अपने गांव आने का न्योता देता है। यह गांव वाले जंगली नहीं बल्कि साधारण लोग थे। शहर के लोगों को देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उन्हें खाने पीने का सामान दिया जाता है। योसी, मार्कस और केविन को वहाँ के कल्चर और लोगों का व्यवहार बहुत पसंद आता है। गाँव वाले कार्ल को पहले से जानते थे, इसलिए सब जल्दी ही आपस में घुल मिल जाते हैं। रात वहीं गुजारने के बाद अगली सुबह चारों दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। आगे चलते हुए कार्ल को एक बंदर दिखाई देता है। वह चुपके से उस पर गोली चला देता है। गोली लगती है, लेकिन बंदर तुरंत नहीं मरता, इसलिए कार्ल पास जाकर चाकू से उसे मार देता है। इस इलाके में जंगल के जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी था, मगर जंगल में जिंदा रहने के लिए कार्ल ऐसा करता है। यह देखकर मार्कस घबरा जाता है। कार्ल हंसते हुए कहता है, जंगल में गोली कभी बेकार नहीं जाती। अब उनके पास खाने के लिए शिकार था। रात होते ही वे कैंप लगाते हैं और उसी बंदर को पकाकर खा लेते हैं। जंगल में आए उन्हें 3 दिन हो चुके थे। लगातार चलने की वजह से मार्कस के पैरों की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे चलने में काफी दर्द हो रहा था। जब उसके जूते उतारे गए तो पता चला कि उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। कार्ल तुरंत अपने बैग से दवाई निकालकर उसके पैरों पर लगाता है। हालत ऐसी थी कि उन्हें ठीक होने में कम से कम 3-4 दिन लग सकते थे, इसलिए कार्ल सलाह देता है कि कुछ दिन यहीं रुककर आराम करना बेहतर होगा। कार्ल कहता है कि जैसे ही मार्कस थोड़ा ठीक हो जाएगा वे फिर से पैदल सफर शुरू कर देंगे, लेकिन योसी और केविन किसी भी हालत में यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। दोनों जंगली कबीले से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थे। केविन तो अपने आर्टिकल में इन अनदेखे लोगों के बारे में लिखना भी चाहता था, इसलिए वह भी इंतजार करने को तैयार नहीं था। तब योसी एक नया आइडिया देता है। वह कहता है कि अगर वे एक क्राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ें तो सफर जल्दी पूरा हो सकता है, लेकिन कार्ल इस बात से साफ मना कर देता है। उसे पता था कि नदी का सफर बेहद खतरनाक है। वह समझाता है कि अभी नदी शांत दिख रही है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही इसका बहाव बहुत तेज हो जाता है। वहाँ क्राफ्ट में जाना सीधा मौत को बुलावा देने जैसा होगा। वह मजाक में कहता है कि वह जंगली मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता, लेकिन योसी और केविन बार बार जिद करते रहते हैं। आखिरकार काफी बहस के बाद वे नदी के रास्ते जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों जंगल से मजबूत लकड़ियां ढूंढते हैं और मिलकर एक क्राफ्ट तैयार करते हैं। फिर उसी पर बैठकर अपना नया सफर शुरू कर देते हैं। कार्ल अब भी उन्हें आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देता रहता है और रास्ता भी वही दिखा रहा था, क्योंकि जंगल के रास्तों की असली जानकारी उसी को थी। शुरुआत में सबको नदी का सफर मजेदार लग रहा था। वे आराम से बहते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में पानी का बहाव तेज होने लगा। कार्ल तुरंत उन्हें चेतावनी देता है कि अगर अभी नदी से बाहर नहीं निकले तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, मगर योसी और केविन अब भी जिद पर अड़े रहते हैं कि नदी के रास्ते ही आगे बढ़ना चाहिए। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज बहाव के कारण क्राफ्ट का संतुलन बिगड़ने लगा। इसी बात पर कार्ल और केविन के बीच बहस भी शुरू हो जाती है। आखिरकार कार्ल जबरदस्ती क्राफ्ट को किनारे की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि आगे हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। किनारे पर पहुंचकर वे लोग कैंप लगा लेते हैं और तय करते हैं कि रात यहीं गुजारी जाएगी। कार्ल उन्हें फिर से चेतावनी देता है कि आगे नदी का बहाव और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सुबह होते ही उन्हें जमीन के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन योसी और केविन अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। कई दिनों से लगातार पैदल चलने की वजह से वे बेहद थक चुके थे और अब उन्हें नदी का सफर ज्यादा आसान लग रहा था। योसी इस बारे में मार्कस से सलाह मांगता है। अब तक मार्कस के पैर काफी हद तक ठीक हो चुके थे। मार्कस सोचकर जवाब देता है कि कार्ल पहले भी कई बार इस जंगल में आ चुका है, उसे यहाँ सरवाइव करना आता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो बेहतर होगा कि
हम उसी की बात माने। लेकिन योसी और केविन की जिद खत्म नहीं होती। आखिरकार चारों दो अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं। कार्ल उन्हें जंगल का मैप दिखाता है और तय होता है कि 3 दिन बाद सब लोग जंगल के बीच एक जगह कुरिप्साया पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। सुबह होते ही दोनों ग्रुप्स अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। योसी और केविन नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, जबकि कार्ल और मार्कस जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। शुरुआत में योसी और केविन को नदी का सफर काफी मजेदार लग रहा था। क्राफ्ट आराम से पानी पर तैरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ही देर में नदी का बहाव अचानक तेज होने लगा। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि क्राफ्ट को संभालना मुश्किल हो गया। तेज धारा उन्हें रास्ते से खींचकर दूसरी दिशा में ले जाने लगी। दोनों घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाएं। तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर सामने आ गया और उनकी क्राफ्ट उसी में अटक गई। नदी में मानो तूफान सा उठ रहा था। अब उन्हें तुरंत कुछ करना था, वरना अगले ही पल दोनों अपनी जान गंवा सकते थे। योसी पूरी तरह पैनिक में आ चुका था। योसी की हालत देखकर केविन उसे हिम्मत देता है। वह कहता है, योसी, मैं पानी में कूदकर किसी तरह किनारे तक पहुंचता हूं। वहां से तुम्हारी तरफ रस्सी फेंकूंगा और तुम उसे पकड़कर बाहर आ जाना। लेकिन योसी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। फिर भी केविन उसे भरोसा दिलाता है और बिना देर किए नदी में कूद जाता है। तेज बहाव के बीच डूबते उतराते हुए केविन बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंच जाता है। इस दौरान उसे कई चोटें भी लगती हैं और वह बुरी तरह थक जाता है। किसी तरह संभल कर वह योसी की तरफ रस्सी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही तेज धारा उनकी क्राफ्ट को तोड़ देती है। क्राफ्ट के टूटते ही योसी भी पानी के साथ बहता हुआ तेजी से आगे निकल जाता है। योसी को बहते हुए कई चोटें लगती हैं। केविन जोर जोर से उसका नाम पुकारता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। योसी तेज धारा के साथ बहुत दूर निकल चुका था। उसे यूं जाते देख केविन अंदर से टूट जाता है। वह नदी के किनारे किनारे भागते हुए उसका पीछा करता है, मगर योसी कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ काफी देर तक बहने के बाद योसी किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वह पूरी तरह थक चुका था और बुरी तरह घबराया हुआ था। सबसे खराब बात यह थी कि उसका सारा सामान भी पानी में बह गया था। कुछ देर बाद उसे अपना बैग नदी में बहता हुआ दिखाई देता है। वह दोबारा पानी में उतरता है और किसी तरह बैग को पकड़कर बाहर ले आता है। बैग में थोड़ा बहुत सर्वाइवल सामान अब भी बचा हुआ था। उसमें कुछ पेन किलर दवाइयां भी थीं। दवा लेने के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर होने लगती है। जब वह थोड़ा संभलता है तो केविन की तलाश में फिर से जंगल के अंदर निकल पड़ता है। योसी जंगल में जोर जोर से आवाजें लगाता हुआ केविन को पुकार रहा था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। काफी देर तलाश करने के बाद भी केविन का कोई पता नहीं चलता। आखिरकार वह कार्ल का दिया हुआ मैप निकालता है। उसे मैप पढ़ना अच्छी तरह नहीं आता था, फिर भी कार्ल की बताई बातों को याद करके वह दिशा समझने की कोशिश करता है। मैप पर एक पॉइंट तय करके वह उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। पिछले 2 दिनों से योसी ने कुछ भी नहीं खाया था। भूख की वजह से उसकी हालत कमजोर होती जा रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक फल के पेड़ पर पड़ती है। वह फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां छिपा हुआ एक सांप उसे देखकर हमला कर देता है और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। अच्छी बात यह थी कि योसी सांप के काटने से बच जाता है। जमीन पर गिरते ही वह पास पड़ा पत्थर उठाता है और उसी से सांप को मार देता है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ था। रात होते ही वह उसी सांप को पकाकर खा लेता है। भूख और थकान के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसे अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगते हैं। थका हुआ योसी सोने की कोशिश करता है। तभी उसे अचानक मार्कस की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक कर आंख खोलता है तो देखता है कि मार्कस उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर योसी बेहद खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, सच्चाई सामने आ जाती है। वह सिर्फ उसका भ्रम था। असल में वहां कोई नहीं था। इतने दिनों तक अकेले जंगल में भटकते रहने से उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। उसी समय उसे महसूस होता है कि कोई जंगली जानवर उसके आसपास घूम रहा है। डर के मारे वह तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला देता है। आग की रोशनी देखते ही वह जानवर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब योसी उठता है तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसका सिर दर्द से फट रहा था। जब योसी ने सिर पर हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि सिर का एक हिस्सा सूज चुका है। त्वचा के अंदर कुछ अजीब सी चुभन हो रही थी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी स्किन के अंदर एक कीड़ा घुस गया है। योसी हिम्मत जुटाता है और चाकू से हल्का सा कट लगाकर उस कीड़े की दुम पकड़ लेता है। दर्द सहते हुए वह उसे धीरे धीरे बाहर खींच लेता है। इसके बाद वह फिर से अपना सफर शुरू करता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ अंडे दिखाई देते हैं। वह उन्हें खा लेता है, जिससे उसके शरीर को थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ टूटे फूटे लकड़ी के घर दिखाई देते हैं।
ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहाँ कोई कबीला रहा हो, लेकिन अब सब कुछ उजड़ चुका था। योसी को लगता है कि यह जगह आराम करने के लिए ठीक है। वह वहाँ आग जलाकर बैठ जाता है। उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था। जब वह अपने जूते उतारता है तो देखता है कि लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून भी निकल रहा है। इस हालत में वह ज्यादा आगे नहीं जा सकता था, इसलिए वह वहीं रुककर रात बिताने का फैसला करता है। अगली सुबह उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है। वह हिम्मत जुटाकर फिर से जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर इंसान के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर उसके अंदर जिंदा रहने की नई उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद यह निशान उसके दोस्त केविन के हों, इसीलिए वह उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगता है। सीन कट होता है और हमें केविन दिखाई देता है, जो पिछले कई दिनों से जंगल में जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। उसकी हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से कुछ स्थानीय जंगलियों ने केविन को देख लिया। वे उसे बचाकर अपने गांव ले गए। कई दिनों तक उसकी देखभाल की गई और जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वह सीधे पुलिस के पास पहुंचा ताकि योसी को बचाया जा सके। केविन ने अफसरों को पूरी कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर पुलिस ने जंगल में एक प्लेन भेजकर योसी की तलाश करने का फैसला किया। उधर योसी को जंगल में जिंदा रहते हुए अब 14 दिन हो चुके थे। उसकी मानसिक हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह उम्मीद लगभग छोड़ चुका है। तभी अचानक उसे आसमान में एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। ये वही प्लेन था जो पुलिस ने उसकी तलाश के लिए भेजा था। योसी पूरी ताकत के साथ एक लाल कपड़ा हवा में लहराने लगता है ताकि प्लेन उसे देख सके। वह जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से रेस्क्यू टीम उसे देख ही नहीं पाती। थोड़ी देर बाद प्लेन वापस लौट जाता है। योसी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। दूसरी तरफ जब प्लेन वापस आता है तो अफसर केविन को बताते हैं कि उन्हें जंगल में कहीं भी योसी नहीं मिला। यह सुनकर केविन बहुत परेशान हो जाता है। वह बार बार अफसरों से विनती करता है कि एक बार फिर खोज शुरू की जाए, लेकिन अफसर कहते हैं कि अगर कोई इंसान 5 दिन तक जंगल से बाहर नहीं आता तो उसे मरा हुआ मान लिया जाता है और योसी को गायब हुए तो 14 दिन हो चुके हैं। उनके हिसाब से अब उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर केविन को अभी भी यकीन था कि उसका दोस्त जिंदा है। आखिरकार केविन फैसला करता है कि अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो वह खुद ही योसी को ढूंढने जाएगा। वह दोबारा उसी गांव में जाता है जहां पहले ठहरा था। वहां उसे एक स्थानीय आदमी मिलता है जिसे जंगल के हर रास्ते की पूरी जानकारी थी। केविन उससे विनती करता है कि वह योसी को ढूंढने के लिए उसके साथ जंगल में चले, लेकिन वह स्थानीय आदमी पहले साफ मना कर देता है क्योंकि उसे भी यकीन था कि योसी शायद अब जिंदा नहीं होगा। केविन हार नहीं मानता। वह उसे पैसे देने की पेशकश करता है। आखिरकार वह आदमी तैयार हो जाता है और केविन के साथ जंगल में जाने के लिए राजी हो जाता है। उधर योसी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह लगभग मौत के करीब पहुंच चुका था और जिंदा रहने की उम्मीद भी छोड़ने लगा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। जब वह उठकर देखता है तो सामने एक जंगल की औरत खड़ी होती है। योसी को देखकर वह डर जाती है, लेकिन योसी उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे वह औरत उस पर भरोसा करने लगती है। वह उसके पास आकर लेट जाती है और दोनों जैसे नींद में खो जाते हैं। कुछ देर बाद जब योसी की आंख खुलती है तो उसे समझ आता है कि वहाँ कोई भी नहीं था। वह औरत सिर्फ उसका एक भ्रम थी। ये सच समझते ही वह अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और दोबारा उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सामने उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारी चींटियां चल रही थीं। उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आता है। उसे लगता है कि अगर वह अपने शरीर पर चींटियां चढ़ने देगा तो दर्द के कारण उसका शरीर फिर से सक्रिय हो सकता है। वह अपनी शर्ट उतारता है और पेड़ को पकड़ लेता है। जैसे ही चींटियां उसे काटने लगती हैं, दर्द से वह तड़प उठता है, लेकिन उसी दर्द से उसे थोड़ी हिम्मत और ऊर्जा मिलती है। वह जल्दी से चींटियों को झाड़कर आगे दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद वह नदी तक पहुंच जाता है और वहां थोड़ी देर बैठकर आराम करता है। फिर एक पेड़ की शाखा से जमीन पर अपने नाम का वाई बना देता है ताकि अगर कोई उसकी तलाश में आए तो समझ सके कि वह आसपास ही है। इसी दौरान उसके पास से एक कछुआ गुजरता है। योसी बेहद भूखा था। वह जल्दी से एक पत्थर उठाता है ताकि कछुए को मारकर खा सके, लेकिन अगले ही पल उसे उस पर तरस आ जाता है और वह कछुए को जाने देता है। थोड़ी ही देर में चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। योसी को लगता है कि शायद सुबह तक उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि उसके शरीर में अब जरा सी भी ताकत बाकी नहीं थी। इतने दिनों में कोई मदद भी नहीं आई थी। इन्हीं ख्यालों में वह सो जाता है। अगली सुबह एक चमत्कार होता है। केविन उसी जगह पहुंच जाता है। जमीन पर बना वाई का निशान देखकर वह समझ जाता है कि योसी यहीं कहीं आसपास है। उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा होगा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे योसी का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे उसके मन में भी यह डर आने लगता है कि शायद योसी इस जंगल में मर चुका है। निराश होकर केविन वापस लौटने का फैसला करता है। जाते समय वह नाव का जनरेटर चालू करता है। उसी आवाज से पास में बेहोश पड़े योसी की आंख खुल जाती है। वह बुरी हालत में भी पूरी ताकत से केविन को आवाजें देने लगता है, लेकिन नदी की लहरों और जनरेटर के शोर में उसकी
की आवाज केविन तक नहीं पहुंच पाती। केविन नाव में बैठकर वापस जाने लगता है और योसी बेबस होकर उसे दूर जाता हुआ देखता है। उस पल वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तभी केविन आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है और अचानक उसे दूर खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। वह योसी था। केविन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इतने दिनों तक अपने दोस्त को ढूंढने के बाद वह सच में उसके सामने जिंदा खड़ा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। केविन तुरंत उस स्थानीय आदमी से नाव वापस मोड़ने को कहता है। नाव जैसे ही किनारे पहुंचती है, केविन दौड़ता हुआ योसी के पास आता है। योसी उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, जैसे जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया हो। केविन और वह स्थानीय आदमी दोनों हैरान थे कि योसी इतने दिनों बाद भी जिंदा बचा हुआ है। वे तुरंत उसे नाव में बैठाकर गांव की तरफ ले जाते हैं। गांव पहुंचते ही लोग योसी को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह अमेज़न के घने जंगल में पूरे 2 हफ्तों तक अकेले जिंदा रहा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। योसी दुनिया के उन गिने चुने लोगों में शामिल हो गया जिसने इतने दिनों तक अकेले जंगल में सरवाइव करके जिंदा बाहर निकलने का कारनामा किया। यह कहानी असल में योसी गिन्सबर्ग की सच्ची कहानी है। मूवी के आखिर में यह भी बताया जाता है कि कार्ल असल में एक साइकोपैथ किलर था, जिसने किसी बुरे इरादे से योसी, केविन और मार्कस को अपने साथ जंगल में आने का लालच दिया था। लेकिन बाद में मार्कस और कार्ल का क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। योसी और केविन की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने सही समय पर अपना रास्ता बदल लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उनकी कहानी भी वहीं खत्म हो जाती। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती।